हाँ जी, वेलकम बैक टू आवर क्लास नंबर 10 ऑफ चैप्टर नंबर 10 गवर्नमेंट बजट, राइट। हमने 9 क्लासेस ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुकी है चैप्टर नंबर 10 बजट की जो कि आप देख सकते हैं। और अगर आप ये लेक्चर पहली पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि प्लीज़ प्रीवियस क्लासेस पहले देख लीजिए, उसके बाद आपको ये क्लास समझ में आएगी, राइट। तो इससे पहले हमने बजट में काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। मैं ऑलरेडी आपको फटाक से बता देता हूँ, हमने मीनिंग से लेके, हमने उसके ऑब्जेक्टिव से लेके, स्ट्रक्चर कंपोनेंट से लेके, हमने ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट चालू कर दिया है, विच इज टाइप्स ऑफ बजट। एंड उसमें भी हमने डेफिसिट बजट स्टार्ट कर दिया, राइट। तो आज के लेक्चर में हम और आगे चलेंगे हमारे चैप्टर की तरफ, और इस चैप्टर को हम और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, जो कि लास्ट पार्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको क्विज क्वेश्चन जो मैंने पूछा था कि हु इज द रेलवे मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, तो आप में से काफी सारे बच्चों ने सही आंसर भी दिया था। पीयूष गोयल इज द राइट आंसर। आपने बिल्कुल सही इसको क्विज में आपने आंसर को गेस किया, एंड द राइट आंसर इज पीयूष गोयल, पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारे क्लास की तरफ, हमारे क्लास नंबर 10 की तरफ। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं स्ट्रेट अवे हमारे चैप्टर की तरफ। तो प्रीवियस क्लास में, क्लास नंबर 9 में, हमने ये देख लिया था कि डेफिसिट बजट का मतलब क्या। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि डेफिसिट बजट का मतलब जब गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस गवर्नमेंट के रेवेन्यू यानी कि रिसिप्ट से जब ज्यादा हो जाते हैं, एक्सीड कर जाते हैं, तब हम ऐसे बजट को बोलते हैं डेफिसिट बजट, राइट। उसके भी अंदर मैंने आपको बताया था कि हमें डेफिसिट बजट में भी हमें कुछ बातें पढ़नी है। जो हमने सबसे पहला देखा था डेफिसिट बजट में, वो हमने देखा था रेवेन्यू डेफिसिट, राइट। मैं रेवेन्यू डेफिसिट की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर आपने रेवेन्यू डेफिसिट वाली क्लास देखी है, क्लास नंबर 9, तभी आप ये वाली क्लास नंबर 10 को रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि दोनों क्लासेस, लास्ट क्लास और जो मैं इस क्लास में जो समझाने वाला हूँ, इंटर रिलेटेड है, राइट। तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिएगा, तभी आपको ये समझ में आने वाला है, राइट। चलिए तो मैं सीधे बढ़ता हूँ हमारे टॉपिक की तरफ। अच्छा, रेवेन्यू डेफिसिट में एक बात बताना, रेवेन्यू डेफिसिट के मायने क्या थे। सर, रेवेन्यू डेफिसिट का मायना था, रेवेन्यू डेफिसिट रिफर्स टू एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट्स ड्यूरिंग अ गिवन फिजिकल ईयर। क्या आपको याद आ रहा है? क्या आपको याद आ रहा है कि हमने ये पढ़ा था? हाँ जी, ये बहुत जरूरी है याद करना, क्योंकि अगर अभी आप स्क्रीन पे देखेंगे तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हम डील करने वाले हैं, विच इज फिजिकल डेफिसिट, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक क्विक रीडिंग करेंगे, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि क्या लिखा हुआ है। एंड प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको आप नोट भी करते चलिएगा मेरे साथ ही साथ, ठीक है। चलिए, फिजिकल डेफिसिट के मीनिंग में रीड करने जा रहा हूं। फिजिकल डेफिसिट refers to excess of total expenditure over total receipts excluding borrowing during the given fiscal year। वापस से और धीरे से पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या लिखा है। फिजिकल डेफिसिट refers to excess of total expenditure over total receipts excluding borrowing during given fiscal year। सबसे पहले कैसे ये रेवेन्यू डेफिसिट से अलग है, मैं आपको ये बताऊं, उसके बाद हम चलेंगे फिजिकल डेफिसिट क्या। रेवेन्यू डेफिसिट में सिर्फ हम एक ही तरफ हमारा ध्यान था, विच वाज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज वेल एज रेवेन्यू रिसिप्ट। हमने वहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर को कंसीडर ही नहीं किया था, या कैपिटल रिसिप्ट को कंसीडर ही नहीं किया था। बट जब मैं बात करता हूं फिजिकल डेफिसिट की, फिजिकल डेफिसिट बोल रहा है इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर में आप मुझे बता सकते हैं क्या आ सकता है? हाँ जी, टोटल एक्सपेंडिचर। अब ध्यान करो, जब मैंने प्रीवियस क्लासेस में एक्सपेंडिचर को कैटेगराइज करके आपको पढ़ाया था, तब आपको ध्यान होगा कि एक्सपेंडिचर दो तरीके के, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिमिलरली मैंने रिसिप्ट की दो कैटेगरी बनवा के आपको बताया था कि रिसिप्ट में दो आएंगी, एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, और सॉरी, रिसिप्ट में दो आएंगी, कैपिटल रिसिप्ट एज वेल एज रेवेन्यू रिसिप्ट। अब वो बाइफर्केशन आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों दो तरीके से कराया था, एक कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करा सकते थे, एक एक्सपेंडिचर अलग और रिसिप्ट अलग। तो हम वो वाला पार्ट उठा लेते हैं जहां पे आपको एक्सपेंडिचर एक तरफ और रिसिप्ट एक तरफ, तो आपको ये बेटर समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ फिजिकल डेफिसिट रिफर्स टू द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर ये मींस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज वेल एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, पक्का। ओवर टोटल रिसिप्ट, थोड़ी देर के लिए ब्रैकेट में जो लिखा है उसको मैं एक्सक्लूड कर रहा हूं और मैं टोटल रिसिप्ट को बताने की कोशिश कर रहा हूं। टोटल रिसिप्ट मींस रेवेन्यू रिसिप्ट एज वेल एज कैपिटल रिसिप्ट, पक्का। रेवेन्यू रिसिप्ट एज वेल एज कैपिटल रिसिप्ट। अब समझने की कोशिश करना कि मैं बोल क्या रहा हूं, ठीक है। मैं बोल रहा हूं जब सरकार के सारे खर्चे और सरकार की सारी रिसिप्ट
कि पोजीशन ऐसी हो कि सरकार के सारे खर्चे, टोटल खर्चे ज्यादा हो सरकार की सारी रिसिप्ट से। रुकना, अभी कंप्लीट नहीं किया है, पर एक बात बहुत ही जरूरी है कि उस रिसिप्ट में, मान लो उस रिसिप्ट में बोरोइंग्स ऐड है, अगर रिसिप्ट में बोरोइंग्स भी आती है, क्योंकि अगर आप कैपिटल रिसिप्ट की बात कर रहे हैं, रिसिप्ट में दो आ सकती हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। जब आप कैपिटल रिसिप्ट की बात करते हो तो कैपिटल रिसिप्ट वो होती है विच ईदर क्रिएट्स लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट और कॉजेस रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट। तो अगर पैसा आ रहा है तो उसका एक तरीका ये भी तो है ना कि लायबिलिटी इंकर्ड करके, बोरोइंग करके पैसा लाया जा सके, पर हम ऐसे पैसे को यहाँ कंसीडर ही नहीं करेंगे, ऐसे पैसे को हम ऐड ही नहीं करेंगे। क्यों सर? देखते जाओ, मैं बता रहा हूँ, सुनते जाओ, मैं बता रहा हूँ क्यों। अभी ये समझो कि मैं क्या बता रहा हूँ। एक्सक्लूडिंग बोरोइंग का मतलब, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग का मतलब है कि अगर गवर्नमेंट के सारे खर्चे और गवर्नमेंट की सारे रिसिप्ट देखें, तो पहली बात क्या होनी चाहिए कि गवर्नमेंट के सारे खर्चे सारे रिसिप्ट से ज्यादा होना चाहिए, वो डेफिसिट कहलाएगा, फिस्कल डेफिसिट। पर एक बात और जुड़ी है यहाँ पे कि जो आप रिसिप्ट को कंसीडर कर रहे हैं, उस रिसिप्ट में बोरोइंग नाम का कोई भी एलिमेंट शामिल ना हो। उस रिसिप्ट में बोरोइंग यानी कि लोन के रूप में जो आपने पैसा लिया हुआ है, जो रिसिप्ट बोली है वो रिसिप्ट ना, तब हम उसको बोलेंगे फिजिकल डेफिसिट। इत्मीनान से सुनते जाओ, हम इसको और क्लियर करके समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे देखो, मैंने आपको यहाँ पे लिखा है फॉर्मूला। फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, और टोटल रिसिप्ट के बाजू में भी मैंने क्या लिख दिया, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होती जाएगी। टोटल रिसिप्ट के बाजू में क्या लिख दिया मैंने, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। अब मैं ये बोल रहा हूं कि भाई गवर्नमेंट के खर्चे हैं 100 रुपए, जो आपकी स्क्रीन में लिख रहे हैं, और गवर्नमेंट की रिसिप्ट है 80 रुपए, और ये 80 रुपए में बोरोइंग नाम की चीज शामिल ही नहीं, तभी तो मैंने लिखा एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। पक्का? तो ऐसी सिचुएशन जहां पे गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा हो एज कंपेयर टू गवर्नमेंट, सॉरी, गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो एज कंपेयर टू गवर्नमेंट की टोटल रिसिप्ट बट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, such situation या such budget will be called fiscal deficit। क्या बोला जाएगा उसको? फिजिकल डेफिसिट, या सच टाइप ऑफ डेफिसिट विल बी कॉल्ड फिजिकल डेफिसिट। सर और अच्छे से समझाने की कोशिश करो। अच्छा देखो यहाँ पे स्क्रीन पे, तो टोटल एक्सपेंडिचर है 100 रुपए का, इसमें क्या क्या होगा, कैपिटल खर्चा भी हो सकता है और रेवेन्यू खर्चा भी हो सकता है। कैसे? मान लो 100 रुपए कहाँ कहाँ खर्च किए गवर्नमेंट ने, ये 100 रुपए गवर्नमेंट ने खर्च किए हैं कोई प्रॉपर्टी बनाने के लिए, एसेट एक्वायर करने के लिए, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा, या गवर्नमेंट को क्या करना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा, गवर्नमेंट ने सैलरी देने के लिए खर्च कर दिया, स्कॉलरशिप देने के लिए खर्च कर दिया, गवर्नमेंट ने रोड बनाने के लिए खर्च कर दिया जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, गवर्नमेंट ने पेंशन देने के लिए खर्च कर दिया जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कहने का मतलब है टोटल एक्सपेंडिचर में दोनों बातें जुड़ जाएंगी भाई साहब, एक है आपका कैपिटल, दूसरा आपका रेवेन्यू। तो ये 100 रुपए इस तरीके से खर्च हुए। अच्छा रिसिप्ट में जाके देखिए क्या है, ये जो गवर्नमेंट को 80 रुपए मिले हैं कैसे कैसे मिलेंगे, गवर्नमेंट को 80 रुपए मिल गए होंगे, गवर्नमेंट की बताओ रिसिप्ट कैसे हो सकती है, कैपिटल एज वेल एज रेवेन्यू। मैं पहले रेवेन्यू की तरफ जाता हूँ। रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या, टैक्स एज वेल एज नॉन टैक्सेस। तो हो सकता है कि 80 रुपए में कुछ पैसा टैक्स के रूप में आया, कुछ पैसा नॉन टैक्स के रूप में आया, फीस, फाइन, पेनाल्टीज इस रूप से आया, और कुछ पैसा ऐसा आया है जो गवर्नमेंट ने अपने एसेट को बेच के कमा लिया हो, जिसको डिसइन्वेस्टमेंट किया गया, और कुछ पैसा ऐसा भी आया होगा क्या इसमें जो कि बोरिंग के रूप में नहीं। यहीं पे अपने आप को रोक लेने का और ये समझने का है कि कैपिटल रिसिप्ट में दो बातें आती हैं, एक वो जिससे एसेट की वैल्यू कम हो जाए, दूसरी की तरफ जाना ही नहीं। मतलब अगर हम फिजिकल डेफिसिट देखेंगे तो फिजिकल डेफिसिट के लिए हमारा जो कैपिटल रिसिप्ट है उसकी मीनिंग एक ही होगी कि भाई ऐसी रिसिप्ट जिनसे बस एसेट की वैल्यू कम हो जाए, क्योंकि जिनसे लाइबिलिटी क्रिएट हो जाए भाई साहब उनकी चर्चा ही नहीं करनी है, उनकी बातचीत ही नहीं करनी है। इसलिए हमने लिखा है टोटल रिसिप्ट विच इज ₹80 और उसके ब्रैकेट में लिखा है एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। आई होप सो आप यहां तक ये समझ पाए। इतना तो दिमाग में फीड होगा कि सन ने बोला है कि भाई साहब खर्चे हो रहे हैं अपनी तरफ, रिसिप्ट सारी अपनी तरफ, टोटल खर्चों को भी पकड़ेंगे, टोटल रिसिप्ट को भी पकड़ेंगे, पर रिसिप्ट में वो बोरोइंग या लोन नाम का एलिमेंट शामिल ही नहीं होना चाहिए। आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर। पक्का? अब देखो इसको हम कैसे बाइफरकेट करके समझ सकते हैं। लिखा है नीचे, अगर आप देखेंगे टोटल रिसिप्ट इक्वल, हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि टोटल रिसिप्ट गवर्नमेंट की कितनी हुई होगी, हो रही होगी, ठीक है। एक एग्जांपल की बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। नीचे देखेंगे टोटल रिसिप्ट गवर्नमेंट की बोल रहे हैं कि भैया टैक्स के रूप में 40 रुपए आया, नॉन टैक्स के रूप में 30 रुपए आया, डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि अपने एसेट को बेच के 10 रुपए आया, और बोरोइंग्स के थ्रू, अलर्ट हो जाना, बोरोइंग्स के थ्रू 10 रुपए आए। टोटल में लाना जरा 40
प्लस 30 प्लस 10 प्लस 40 प्लस 30 70 प्लस 10 80 प्लस 10 90। ओ ये तो 90 हो गया। हाँ जी, जब हम ये देखेंगे कि फिजिकल डेफिसिट के लिए रिसिप्ट क्या, तो बताना इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो हट जाएगी। जल्दी 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 बताओ, कमेंट करके बता दो। चलो मुझे यूट्यूब पे देख रहे हो तो बताना कौन सी ऐसी चीज हट जाएगी। सर बोरोइंग हट जाएगी। कहने का मतलब है जस्ट नीचे देखो, अगर टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग देखना है, बोरिंग को हटा के, तो क्या क्या ऐड होगा। सिर्फ भैया टैक्स के 40 रुपए ऐड होंगे जो टैक्स के रूप में मिले हैं, जो नॉन टैक्स के रूप में फीस फाइन्स एंड पेनाल्टी के रूप में 30 रुपए मिले हैं वो ऐड हो जाएंगे, जो अपना कोई एसेट बेच के 10 रुपए मिले हैं वो ऐड हो जाएगा। टोटल 80 ले लेंगे, इसलिए रिसिप्ट में भी 80 लिखा है, पर वो 10 रुपए जो बोरिंग का आया है वो नहीं लेंगे। सर क्यों? क्योंकि बच्चों फिजिकल डेफिसिट हमें यही बताता है, या फिजिकल डेफिसिट के जरिए हम यही देखने की जरूरत करते हैं कि व्हाट इज द बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने कितना बोरोइंग किया है या कितना लोन लेके रखा हुआ है। फिजिकल डेफिसिट हमें यही बताता है। फिजिकल डेफिसिट कंट्री की ट्रू पोजीशन भी बताता है। अगर आपको देखना है कि कितने अच्छे से रनिंग हो रही है, फंक्शन हो रही है, तो यू मस्ट सी दैट गवर्नमेंट ने कितना लोन लिया है और कितना लोन पे कितनी उसकी बोरिंग रिक्वायरमेंट। एक ट्रू पोजीशन पिक्चर बताने की कोशिश करता है। पक्का? तो अगर हम देखें नीचे थर्ड वाला कि अगर बोरिंग रिक्वायरमेंट निकालनी तो कैसे निकालनी है, भाई देख लो, आपने अगर टोटल रिसिप्ट लिया है, टोटल रिसिप्ट में से आप क्या हटा दो, एक्सक्लूडिंग बोरिंग वाली बात हटा दो। जैसे कि 90 थी टोटल रिसिप्ट, तो उसमें से ऐसी कौन सी थी जो बोरिंग को हटा के थी, तो बोरिंग को हटा के 80 रुपए थे। तो भाई साहब 90 माइनस 80 कर दिया तो कितना आ गया 10, विच इज द बोरिंग रिक्वायरमेंट, जो आपको ऐसे भी दिख रहा है, ऐसे भी समझ आया है। So fiscal deficit is nothing but it refers to the excess of total expenditure over total receipts, excluding borrowings given during the given fiscal year. यहाँ तक क्लियर है? इसको और अच्छे समझना है। अभी हमें और अच्छे समझना है, तो अब हमें ये देखना है कि इसकी इम्प्लीकेशन क्या है। इसके इम्प्लीकेशन क्या, ये क्या सजेस्ट करता है, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ फिजिकल डेफिसिट नहीं पूछा जाएगा, ये भी पूछा जाएगा व्हाट आर इट्स इम्प्लीकेशन। तो अब हम सीधे बढ़ते हैं इसकी इम्प्लीकेशंस की तरफ। आई होप से यहाँ तक आपको समझ में आइडिया लगा कि फिजिकल डेफिसिट का क्या मतलब। फिजिकल डेफिसिट का मतलब पहले टोटल खर्चा, फिर टोटल रिसिप्ट, इसमें से क्या हटाना है, बोरिंग रिक्वायरमेंट। बोरिंग हटा दी तो आपको पता चल, सॉरी बोरिंग हटानी तो आपको पता चलेगा फिजिकल डेफिसिट क्या। पक्का? कहने का मतलब है कि सरकार अगर बोल रहा है कि भैया हमने 100 रुपए तो हमारे कमाए, हमारे तो रिसिप्ट बढ़िया बराबर 90 रुपए हो गई, हमें तो घाटा सिर्फ 10 रुपए का है, तो हम बोलेंगे ठहरो भाई, ये भी तो बताओ कि तुमने जो 100 रुपए कमाए खर्चे किए उसमें से 90 रुपए कमाए, उसमें से बोरोइंग करके कितने कमा लिए, कितने ऐसे पैसे तुमने लोन लेके चला रहे हो देश को। तो पता चला कि भैया 10 रुपए लोन लेके चला रहे हैं, तो सही मायने में घाटा कितना, 20 रुपए। पक्का? तो फिजिकल डेफिसिट ये बताता है कि गवर्नमेंट का बोरोइंग रिक्वायरमेंट कितना। पक्का? चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसके इम्प्लीकेशन की तरफ। चलिए तो हम सीधे चलते हैं फिजिकल डेफिसिट के इम्प्लीकेशन की तरफ कि ये क्या सजेस्ट करता है, ये क्या बताता है। राइट? जो नंबर 1 पॉइंट आप देख रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, उसको हम रीड करेंगे। पॉइंट नंबर 1, डेट ट्रैप। ठीक है? फिजिकल डेफिसिट इंडिकेट्स द टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। Borrowing involves repayment of interest payments, which increases the revenue expenditure, which leads to revenue deficit, and government takes more loans to repay the earlier loans. As a result, country is caught in a debt trap. डेट ट्रैप क्या और ये क्या बात हो रही समझिएगा। मैंने आपको इससे पहले ही बताया था कि रेवेन्यू डेफिसिट, कोई भी गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू बजट हमेशा बैलेंस करने की कोशिश करती है, क्योंकि जो रेवेन्यू खर्चे होते हैं वो रूटीन फंक्शन ऑफ द इकोनॉमी से रिलेटेड खर्चे होते हैं। पक्का? अब मैंने आपको ये बताया था कि गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती कि लोगों की सैलरी कट डाउन कर दे या लोगों की पेंशन कट डाउन कर दे या स्कॉलरशिप ना दे और जितने भी खर्चे वो ना करे। तो गवर्नमेंट को अगर ये सब करने के लिए पैसा लेना है तो कहाँ से लाएगी, बट ऑब्वियसली करनी पड़ेगी, बोरिंग करनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, लोन लेती चलती है, लोन लेती चलती है, लोन लेती चलती है और अपने खर्चे मीट आउट करती थी, मीटर आउट करती थी, मीटर आउट करती है। अब जब वो लोन लेती है तो लोन में एक एलिमेंट इंटरेस्ट का भी तो शामिल है, एक एलिमेंट इंटरेस्ट का भी तो शामिल है। जब गवर्नमेंट लोन लेगा, लोन में जब एलिमेंट इंटरेस्ट का शामिल होगा, तो वो इंटरेस्ट पता है कहाँ पे जाएगा, वो इंटरेस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा। और जब आप लोन लोगे तो रिसिप्ट तो आपकी आ जाएगी, आप लोगों की सैलरी तो दे दोगे, फलाना ठिकाने को दोगे, पर लोन को आपको रीपे भी तो करना है। जब आप लोन को रीपे करोगे तो व्हाइल यू आर रीपेइंग द लोन, आपका एक इंटरेस्ट भी तो अप्रूव हो रहा है, इंटरेस्ट भी तो आपको पे करना। वो इंटरेस्ट कहाँ जाता जाएगा, वो इंटरेस्ट तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट बनते जाएगा और ये जो गैप है इसको और बड़ा करते जाएगा, क्योंकि रिसिप्ट ऑलरेडी कम थी और एक्सपेंडिचर आपने ऑलरेडी इंटरेस्ट के रूप में कर ही रहे हो लोन लेके, तो इंटरेस्ट जाता जाएगा तो आपका गैप फर्दर और बढ़ता जाएगा और इसके लिए गवर्नमेंट फिर वापस से लोन लेने लगेगी।
और ऐसे लोन का प्रोसेस चलता रहेगा। तो एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लिया, दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा लिया। अब इससे प्रॉब्लम क्या होगी, आप ये लोन के ही एक सर्कल में फंस गए हो, यू आर कॉट इन अ डेट ट्रैप, कर्ज के एक ट्रैप में, एक जाल में आप फंस गए हो। तो फिस्कल डेफिसिट ये बताता है नंबर 1 कि कंट्री अगर बहुत ज्यादा फिस्कल डेफिसिट में रहेगी, दैट मींस कंट्री इज कॉट इन अ डेट ट्रैप। आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर। अब क्लियर आप रीड करेंगे, फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट्स द टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। मैं आपको ऑलरेडी बता दें कि फिस्कल डेफिसिट क्या बताता है, बोरिंग रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट, बोरिंग इन्वॉल्व्स रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। बोरिंग होगी तो भाई आपको प्रिंसिपल अमाउंट तो रीपे करना ही है, साथ ही साथ आपको इंटरेस्ट पेमेंट भी तो करनी है, विच इंक्रीजेस द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इंटरेस्ट पेमेंट किसका पार्ट हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। तो आपको दिख रहा होगा विच लीड्स टू रेवेन्यू डेफिसिट। जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और बढ़ेगा, रिसर्च तो नहीं, डेफिसिट और बढ़ जाएगा। उसको सही करने के लिए वापस से लोन लोगे तो वापस से किसमें फंस जाओगे, डेट ट्रैप में। देखेंगे, विच लीड्स टू रेवेन्यू डेफिसिट एंड गवर्नमेंट टेक्स मोर लोन टू रीपे द अर्लियर लोन। आई होप सो यहाँ तक आपको इजीली समझ में आया है, पक्का। पॉइंट नंबर 2, ये इन्फ्लेशन भी बताता है। सर कैसे इन्फ्लेशन बताता है, मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया था एक टर्म जो मैंने आपको ऐसे भी बता दी थी कि भाई साहब जब भी गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है, गवर्नमेंट सबसे पहले किससे लेता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। क्योंकि रिजर्व ऑफ बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शन में भी हमने क्या देखा था कि बैंकर टू द गवर्नमेंट, कि भाई जब भी गवर्नमेंट को जरूरत होती है तो उसको लोन कौन देता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अब मुझे बताना, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनको लोन देगा तो इससे क्या होगा, या नोट छापेगा जिसको आप डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। तो लोगों के हाथ में एक्स्ट्रा पैसा चले जाएगा, जब लोगों के हाथों में एक्स्ट्रा पैसा जाएगा तो वो डिमांड ज्यादा करेंगे, जब वो डिमांड ज्यादा करेंगे सप्लाई एकदम से होगा नहीं तो क्या होगा, ये हम पहले से ही बार बार पढ़ते जा रहे हैं, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आ जाएगी। दैट मींस चीजों के दाम बढ़ते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। रीड करेंगे, गवर्नमेंट mainly borrows from RBI to meet its fiscal deficit. It increases money supply in the economy and creates inflationary pressure. I hope so this is very clear और आपको ये समझ में आ रहा है, पक्का। नंबर 1 debt trap, नंबर 2 inflation, नंबर 3 foreign dependence। तो foreign dependence का गवर्नमेंट आरबीआई से हटके भी वर्ल्ड बैंक से भी लोन लेती है, आईएमएफ से भी लोन लेती है। तो जब आप दूसरे कंट्री से या दूसरी जगहों से लोन लेते हैं तो यार इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अगर दूसरी कंट्री ने, ठीक है, जो लैंडिंग कंट्री जो लोन दे रहा है, वो अगर उसने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन बताने लगा कि भैया हम लोन तो देंगे पर ये शर्त है, आपको ये चीज हमारी माननी पड़ेगी, ऐसी चीज हमारी करनी रहेगी, तो इस तरीके से हमें उनकी गुलामी सी करनी पड़ जाएगी, एक तरीके से हमें उनकी गुलामी सी करनी पड़ जाएगी। तो फॉरेन डिपेंडेंस के अंदर हमने क्या बातें लिखी है, पढ़ेंगे। गवर्नमेंट ऑल्सो बोरोज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट कॉजेज इकोनॉमिक स्लेवरी, वही जो मैंने बताया, गुलामी सी, इफ द लेंडिंग कंट्री डिक्टेट्स इट्स टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द बोरोइंग कंट्री। कहने का मतलब है कि अगर जो लेंडिंग कंट्री जो लोन दे रहा है वो बोरोइंग कंट्री को जो बोरो कर रहा है कुछ टर्म्स या कुछ शर्तों के तहत बोलता है कि नहीं ऐसा ऐसा करोगे तो ये हम देंगे, अपनी इकोनॉमी में कुछ कुछ हमारे लिए ऐसी ऐसी कुछ हो सकता है वो टैक्स सब्सिडी मांगे कि उनकी कंपनी को वहां पे सेटअप करना हो तो उसके लिए टैक्स सब्सिडीज दें, रिबेट दें, कुछ भी मांग सकते हैं। बट अगर वो ऐसा करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, एक इकोनॉमिक स्लेवरी अराइज हो जाती है। आई होप सो दिस इज वेरी सिंपल एंड दिस इज वेरी क्लियर। तो नंबर 1 डेट ट्रैप, नंबर 2 इन्फ्लेशन, नंबर 3 फॉरेन डिपेंडेंस एंड लास्ट जो सबसे इजीली आपको समझ में आने वाली बात है वो ये है, फाइनेंशियल बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशन या हैम्पर्स फ्यूचर ग्रोथ। ये दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं। एक तो गवर्नमेंट पे फाइनेंशियल बर्डन आ ही रहा है कि गवर्नमेंट जितना ज्यादा लोन लेगी तो लोन को रीपे करने की विद इंटरेस्ट उसको रीपे करने का बर्डन आएगा। क्योंकि देखो आज जो सरकार है वो हमेशा तो नहीं रहेगी, आज से 10 साल बाद, आज से 20 साल बाद, 50 साल बाद सरकारें चेंज होती हैं, लोग चेंज होते हैं, तो ये बर्डन किस पे आने वाला है, जो आने वाली जनरेशन पे आने वाला है। एक तो गवर्नमेंट पे आ गया, अच्छा लोगों पे भी बर्डन आ सकता है कि गवर्नमेंट इसको रिकवर कहां से करेगी, लोगों से रिकवर करती है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। तो गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा टैक्स इंपोज करेगी, टैक्स के जो रेट है उसको बढ़ाने लगेगी, तो इनडायरेक्टली बर्डन एक पब्लिक पे ही आ जाता है कि भाई लोग जो होते हैं उनको भी चीजें महंगे दामों में मिलेगी ड्यू टू द टैक्स इंक्रीज। तो ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ सकते हैं कि फ्यूचर बर्डन गवर्नमेंट पे भी, लोगों पे भी, पक्का। पर यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू हम बजट का कर रहे हैं, बजट कौन बनाता है, सरकार, इसलिए हम सरकार के लिए ज्यादा कंसर्न रहकर उसकी बात कर रहे हैं। दैट मीन्स कि फ्यूचर बर्डन का एक पॉइंट किसके रिलेटेड है, गवर्नमेंट कि उन पे बर्डन आने वाला है। मैंने आपको इनडायरेक्टली बताया कि लोगों पे भी आ सकता है। रीड करेंगे, फाइनेंशियल बर्डन ऑफ फ्यूचर जनरेशन दैट इज हैम्पर फ्यूचर ग्रोथ। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, बोरोइंग लीड्स टू बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशन एज पेमेंट ऑफ लोन्स एंड लोन्स ऑन फ्यूचर जनरेशन। मिस गलती से लिख गया होगा तो आपने इसको अवॉइड कर लीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की भाई साहब फिजिकल डेफिसिट क्या, पक्का।
ट्रस्ट मी, एग्जाम में जो आपका एग्जामिनर पेपर सेट करता है इन्विजिलेटर, उसका एक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक होता है फिजिकल डेफिसिट। तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि अब आपको क्लियर हो गया है कि फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। प्लीज जिनने रेवेन्यू डेफिसिट नहीं समझा है वो रेवेन्यू डेफिसिट देखने के बाद ही फिजिकल डेफिसिट देखेंगे, नहीं तो आपने नहीं समझ आने वाला। ये बात बिल्कुल फॉर श्योर क्लियर है, पक्का। तो आई होप सो आपने इसको बहुत से समझा, और यार यहाँ तक देखते हुए आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी अपना नॉलेज एनहांस कर सकें और अपनी 12th क्लास की पढ़ाई कर सकें और उसमें उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। और प्लीज हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि आपको प्ले स्टोर में मालूम क्लासेस के नाम से ही मिल जाएगा, पक्का। आई होप सो आप लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे हैं एंड आप घर पे हैं, प्लीज सेफ रहिएगा। आप ज्यादा अलर्ट रहना, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे इकोनॉमी ओपन हो रही है, चीजें ओपन हो रही है, आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे अलर्ट रहने की जरूरत है। अब ज्यादा आपको सतर्क रहना है और कोशिश यही कीजिए कि जब आपको बहुत ही जरूरी है प्लीज तभी बाहर जाइए, नहीं तो बाहर नहीं जाएगा, पक्का। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अपने दोस्तों को एजुकेट कीजिए, उनका ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए, पक्का। क्योंकि अगर आप सेफ हैं तो आप सबको बता सकते हैं, बाकी के लोग भी सेफ रहेंगे। हमें एक साथ एक दूसरे का ख्याल रखना है, पक्का। चलिए, आई होप तो आपने इस लेक्चर से को एंजॉय किया, आपने लाइक किया। अच्छा, क्विज क्वेश्चन में आपको पूछूं, हु इज द प्रेजेंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ आवर कंट्री? हमारे कंट्री की चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है, पक्का। तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं, नहीं तो आप जैसे मुझे चैट में भेजते हैं, करते रहते हैं मैसेज, जैसे आप भी कर सकते हैं, पक्का। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।